आपका जो पेपर 1 है, तो आपको पता ही होगा पेपर 1 का नाम क्या है, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप मेरे साथ थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहो तो लिख सकते हो इसके बारे में, ताकि आपको हमेशा पता रहेगा कि हमारा पेपर जो है वो क्या रहेगा। तो हमारे देखो एडवांस अकाउंटिंग के 100 मार्क्स के अंदर आईसीएआई ने टोटल 3 मॉड्यूल्स बनाए हैं। ठीक है, इसको 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। एक है मॉड्यूल 1, एक है मॉड्यूल 2 और एक है मॉड्यूल 3। ठीक है, तो मतलब जो आईसीएआई का मॉड्यूल्स हैं वो 3 तरह से इसमें डिवाइडेड है, जिसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक। मॉड्यूल 2 के अंदर हैं चैप्टर 5 से लेकर 10 तक। तो आपको कैसे पता दोस्त? और मॉड्यूल 3 में आपके चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक। ठीक है, ये 3 तरह के आपके मॉड्यूल्स हैं आईसीएआई के हिसाब से। इसमें जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि जो आपके शुरू के 9 चैप्टर्स हैं, है ना, ऑलमोस्ट मॉड्यूल 1 को तो पूरा कवर कर रहा है और मॉड्यूल 2 को भी लगभग 90% जो कवर कर रहा है, यानी कि जो आपके फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं, ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स हैं आपके एक ही टॉपिक पर, जिस बड़े टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको एएस बोलते हैं शॉर्ट में। शायद आपने इसके बारे में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा सीए फाउंडेशन में सुना होगा। चैप्टर 1 के अंदर ऐसी एक छोटा सा यूनिट था एएस का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी हमको यहाँ पर करनी होती है बेसिकली। तो जो आपके पहले 9 चैप्टर्स होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होंगे, जिसकी टोटल की वेटेज राउंड अबाउट, मतलब आप मान सकते हो 50 to 60 मार्क्स तक की है। ठीक है, ये आपके होंगे 9 चैप्टर्स। और जो चैप्टर उसके बाद आपके हैं चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15। ये वाले जो सारे चैप्टर्स होंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चैप्टर है, मतलब इनका किसी पुराने चैप्टर से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है और इनका आपस में भी कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। मतलब हर चैप्टर जो है वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है कि मान लो मैं चाहूँ तो आज 15th चैप्टर पढ़ा दूँ तो आप पढ़ सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 13th चैप्टर पढ़ा दूँ आप पढ़ सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका किसी से ज़्यादा कोई लिंक नहीं होएगा। और ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये भी लगभग आपके कितनी परसेंटेज मार्क्स कवर कर लेंगे? 50 के अराउंड। हाँ, तो लगभग आप इस तरह से अपना मतलब मान के चल सकते हो कि ये आपका ओवरव्यू है सिलेबस का। तो 3 तरह के आपके मॉड्यूल्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं। पहले 9 चैप्टर हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर और अगले 6 चैप्टर्स जो हैं वो सारे एक्सक्लूसिव चैप्टर्स हैं, मतलब उसका कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। और जो टोटल आपका 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा इन सबको मिलाकर, उसमें आपको अब तो पता ही चल गया होगा, ये सब बातें बाज़ार में तो आपने पहले से ही सुन ली होंगी कि 70% जो पेपर होगा वो कैसा होने वाला है आपका? डिस्क्रिप्टिव, मतलब सब्जेक्टिव, जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने हैं बाकायदा, जैसे आप अकाउंट्स के करते हो, है ना। और 30 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स तो खैर रहते हैं। तो ये मतलब आपका एक तरह से पेपर पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो हमेशा पता होना चाहिए जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके पास ये होना चाहिए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको और बता दूंगा जो बातें रिवीजन में आपको हेल्प करेंगी, बट इसको आप बना सकते हो। तो टोटल आपका सिलेबस जो है वो इस तरह से टोटल इन ऑल डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर में इसको आप बना लो। चलो अब क्लास के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्लास में आपको क्या क्या लेकर आना है। एक तो एक ब्लैक बॉल पेन लाना है क्लास में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ब्लैक बॉल पेन अलाउड होता है, आपको पता ही रहेगा, है ना। तो वो आपकी फिर प्रैक्टिस अभी से ही रहेगी। बाकी एक आप कोई भी अदर कलर का पेन ले आना। अदर कलर का पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखते हैं या कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट रहने से बाद में आपके रिवीजन में हेल्प हो जाती है। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर तो आप लेकर आओगे ही, वो तो मैं मान के चल रहा हूँ। और एक रजिस्टर ले आना, बस मोटा रजिस्टर,
जिसमें आपको होमवर्क, क्लास वर्क, मतलब जो भी करने होंगे क्वेश्चंस मेरे साथ वो करने रहेंगे। बाकी बुक आपको मिल ही जाएगी, वो रेगुलरली लेकर आनी है, ठीक है। चलो, तो किसी को कोई डाउट, दिक्कत, कुछ मेरे से पूछना हो कार्य शुरू करने से पहले? ओके, चलो, तो आज मैं आपको लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन ही करवाऊंगा। तो आप नए पेज पर आ सकते हो बस अपने रजिस्टर के अंदर। चलो, तो जो आपका चैप्टर 1 है बेसिकली उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बस ये हेडिंग आप डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड आपने पहले सुना था, तो उसके बारे में किसी को कुछ भी याद हो, मतलब ऑनेस्टली बताना कि किसी को कुछ भी याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में? 32 थे और 29 रह गए हैं एक्टिव जो है, ठीक है, मतलब संख्या। वैसे ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई ये पूछे हमसे तो? रूल्स, बिल्कुल सही। मतलब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड सुन के पहला शब्द कोई आपके दिमाग में आए तो वैसे वो रूल्स आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, और बंद कर। यूएस के उसी को बेस करके बनाए गए रूल्स हैं, ठीक है। और किसी को पता है इसके बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ भी? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। जैसे आपको ये पता है कि हर कंट्री की एक सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है, हर कंट्री की। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हर कंट्री की एक सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है? तो भारत की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी कौन है? आईसीएआई, है ना। तो आईसीएआई कुछ रूल्स बनाती है, आप ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में। तो उस रूल्स को हमने क्या बोल दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर कंट्री की जो भी अकाउंटिंग बॉडी होगी, जैसे आपने यूएस बोला, तो वहाँ की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होगी वो जो रूल्स बनाती होगी उसको भी वो लोग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी यहाँ की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है आईसीएआई, उसने जो अकाउंटिंग के रूल्स बनाए, उन रूल्स को हम क्या बोल सकते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की परिभाषा दे रखी है कि दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट। इन चीज़ों को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे आपको अगर याद हो, इनमें से कौन सा याद है? अच्छा, आप ये बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ठीक है। पीएनएल भी याद है, बैलेंस शीट तो याद ही होगी, है ना। सभी थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एक आइटम बताऊं अगर, तो आप मुझे बताना कि वो बैलेंस शीट में आप कहाँ शो करते हैं, ठीक है। मैं एक आइटम बोलूँगा, तो मान लो मैंने बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री, एसेट साइड पे शो करते हैं ना। तो देश में जितने भी सीए होंगे या जितने भी मुंशी होंगे वो सब कहाँ शो करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को? एसेट साइड पे। तो सब जने एक ही यूनिफॉर्म चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम सब मुंशी एक ही चीज़ फॉलो करते हैं। तो आखिर ये एक चीज़ बना कौन रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे रूल्स और ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिनकी मदद से आप क्या प्रिपेयर करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस विच हेल्प्स to ensure the reliability of the information reported on these statements। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसी गाइडेंस हमें प्रोवाइड करती हैं जिनसे हमारी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बेहतर हो जाती है। अब अगर ऐसा एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि हम सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। मान लो ये लायबिलिटी में लिख लेते क्लोजिंग इन्वेंट्री, आप एसेट में लिख लेते, कोई पीएनएल में लिख लेता, कोई ट्रेडिंग में लिख लेता, और फिर आप सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते, तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पर ज़्यादा भरोसा कर पाते लोग या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। फिर तो कंपनी भी सोचती कि अरे ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो कुछ और कर रहा है, ये तो कुछ और कर रहा है। तो जब सबके लिए एक रूल बना दिया, सबके लिए एक प्रोसेस बना दिया, तो ऐसे में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इनको इसीलिए ही बनाया और लाया गया देश के अंदर ताकि सारे मुंशी क्या करें, फॉलो करें और एक जैसा काम करें। तो पहले इतना क्लियर हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इसको बनाने के पीछे इसका प्रोसेस हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सरकार इशू करती है और किसकी मदद से। एमसीए का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉरपोरेट्स इन कंसल्टेशन विद, ये नाम याद रखना है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। ये आपने नहीं सुना होगा NFRA, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन नाम याद रखना है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो दो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। दो बॉडीज़ का नाम मेरे पीछे पीछे बोल देना, एक तो बोलो MCA और एक NFRA। फुल फॉर्म भी याद रखनी है। MCA की क्या हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और NFRA की नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इन दोनों से मतलब सलाह करके, इन दोनों से कंसल्ट करके जो भी मतलब सरकार है, सरकार वर्ड लिखा है गवर्नमेंट लेकिन ICI ही आप मान लो, तो वो कुछ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशू करती है, यानी कि वो कुछ रूल्स बनाती है जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो पहले क्लियर हो गया इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब इसमें 4 मेन चीज़ें कवर की जाती हैं जो हम 9 चैप्टरों में पढ़ेंगे। सोचो आपको इतना बड़ा 50 नंबर की वेटेज आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रखी है जिसमें आपको सिर्फ 4 चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन ये 4 चीज़ें सीखने में ही बच्चों को मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि है तो मुश्किल है ही। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला है रिकॉग्निशन। चलो, तो रिकॉग्निशन वर्ड का क्या मतलब है बताइए। तो ये आपको कैसे पता? वेरी गुड। रिकॉग्निशन का मतलब होता है अकाउंट्स की भाषा में रिकॉर्ड करना। तो रिकॉग्निशन हमेशा किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड करने को। इसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? प्रेजेंटेशन हाँ, प्रेजेंटेशन वर्ड तो पता ही है आपको। प्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, ऐसे लिख देता हूँ सिंपल। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट कैसे करना है या कहाँ करना है, कुछ भी। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक और वर्ड है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब किसकी टर्म्स में? वेरी गुड, है ना, यानी कि मैं मनी लिख दूं कि मनी की टर्म्स में क्या करना? मेजर करना। और चौथा टर्म है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब आपको प्रिंसिपल्स याद है? कुछ CA फाउंडेशन में भी थे, क्लास 11th में भी थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म का नाम सुना था? ठीक है, तो ऐसी एक प्रिंसिपल था, उसका नाम था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो वो याद है किसी को? सब कुछ शो करना है ना। तो वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से ही ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गया, जिसको चलो ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, शो करना। आपने कहा कि सब कुछ शो करना है, इन्फॉर्मेशन सबको फुल बतानी है, फुल डिस्क्लोजर, है ना। तो अब हम इन चारों वर्ड्स को बिल्कुल धीरे धीरे समझना कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 4 मेन काम करने होते हैं हमेशा। पहला काम होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है क्या हम रिकॉर्ड करें या ना करें। सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या हम रिकॉर्ड करें या ना करें, ये पता लगाना है। तो जैसे मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आप मुझे बताना कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट्स से मैंने अपने पर्सनल घर का बिजली का बिल पे करा, तो क्या मैं इसको अपने रिकॉर्ड करूँ अकाउंटिंग में? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो गया। वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये सिखाता है कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है और क्या रिकॉर्ड नहीं करना। तो इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन। ये वर्ड याद रखना है आपको, कीवर्ड, ठीक है, रिकॉग्निशन।
अब मान लो हमने कहा कि हाँ रिकॉर्ड करना है, अब दूसरी कहानी आएगी कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन किस में रिकॉर्ड करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट। तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट करना सिखाता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। किसकी टर्म्स में मेजर कर सकते हो? मनी की टर्म्स में, क्योंकि रिकॉर्ड तो करना है, वो तो पता चल गया, लेकिन रिकॉर्ड करोगे कैसे, किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं हम? मनी की टर्म्स में। तो अकाउंटिंग में हमेशा हम किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं? मनी की टर्म में। तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट, कि आपको हर ट्रांजैक्शन को मेजर करना आएगा। जैसे ऐसी एक उदाहरण मार रहा हूँ, लेट से अगर किसी को याद है तो, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं तो उसका एक रूल होता है, तो किसी को याद है ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री का? हाँ ये सही बोल रहे हैं भाई सब, दोबारा बोलो एक बार। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऐसा एक रूल होता है। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट मतलब तो कॉस्ट। तो अब आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से लोअर पर वैल्यू करते हो। तो अब आपने जो ये मेजरमेंट करना सीखा, तो ये भी पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही सिखा रहा है। उसके पीछे जो आपने रूल बोला AS2 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सिखाता है? मेजरमेंट करना, मनी की टर्म्स में मेजर करना। अब मेजर करने के बाद तीसरी चीज क्या सिखाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? प्रेजेंटेशन करना। अब प्रेजेंटेशन तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपसे अभी पूछ ही लिया था बातों बातों में कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो? एसेट में। तो इसका मतलब आप सबको प्रेजेंटेशन आती है ना? कोई लाइबिलिटी में तो नहीं शो करता। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कहाँ प्रेजेंट करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाएगा, प्रेजेंटेशन। और चौथा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्या सिखाता है या और क्या डील करता है? डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है अपने यूज़र को हमें सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। जैसे आपने अभी तो नहीं पढ़ा लेकिन आप पढ़ोगे आगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें अपने यूज़र को फुट नोट्स में बतानी पड़ती है। जैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आप कह रहे हो, बिल्कुल सही। जैसे उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो किसी कंपनी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और वो हमसे 1 करोड़ रुपए डैमेज मांग रहे हैं, तो क्या ये बात मैं अपने यूज़र को बताऊं या नहीं बताऊं? तो ये आपको कैसे पता? क्योंकि हमें डिक्लेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हम केस हारे यानी वो चीज हो गई तो हमें पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, और ये बात बाकी बच्चे भी सहमत होंगे इस बात से कि अगर किसी कंपनी ने हमारे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है तो हमें ये बात अपने यूज़र को बतानी पड़ेगी। इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्लोजर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट भी देते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें अपने यूज़र को बतानी है। बहुत सारी लिस्ट होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन वो सारी लिस्ट हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम 4 एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। तो ये चारों कीवर्ड्स हैं, एक बार आप अपने मुंह से भी बोलना जी। तो पहला कीवर्ड क्या है? रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही। दूसरा कीवर्ड क्या है? मेजरमेंट, बिल्कुल सही। तीसरा प्रेजेंटेशन, और चौथा डिस्क्लोजर। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल लेते हैं, रिकॉग्निशन, फिर मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। और रिकॉग्निशन का मतलब समझ गए, रिकॉर्ड करना है कि नहीं। मेजरमेंट मनी की टर्म्स में मेजर कर देगा। प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। और डिस्क्लोजर कि हमें यूज़र को सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो हैं हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। चलो अब क्वेश्चन आता है, या मतलब टॉपिक आता है इसी में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ़ायदा क्या है। तो पहले आप बताओ ऐसी अपनी जनरल कॉमन सेंस से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा है इन सब बातों का, ये जो रूल्स हम बना रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और क्या बेनिफिट हो सकता है, सोचना है आपको। रिलायबल हो जाएगा, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी, बेटर प्रेजेंटेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।
हाँ, मेन यही है, बिल्कुल सही, मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही, यही बेनिफिट्स हैं मेनली, और इस पर क्वेश्चन पूछता भी है। तो मैं आपको 3 मेन बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो, एग्ज़ाम में जो पॉइंट्स आपने बोले वो बिल्कुल सही हैं, है ना, लेकिन वो आप लिख नहीं सकते, मतलब लिख तो सकते हो लेकिन उस पर फिर आपको शायद मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी? जो बात आपने बोली वो बात ठीक है कि कंपैरिजन में हेल्प करेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, लेकिन आपको शब्द क्या लिखना पड़ेगा? बोलो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मतलब शब्द थोड़े अच्छे हो गए। अब इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? आप सब बच्चे स्कूल जाते थे तो आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होता था या नहीं? या जो अपने मन से जो भी मर्जी पहन जाते थे आप? रूल होता था कुछ? यूनिफॉर्म में जाते थे सब। तो इसका मतलब जब पूरी क्लास बैठती थी या जो पूरा स्कूल होता था वो पूरा स्कूल एक लगता था। उस समय कोई भेदभाव तो नहीं लगता होगा, अरे कि ये तो अरमानी के कपड़े पहन के है, ये चोर बाजार के पहन के है, ऐसा तो नहीं लगेगा। इसका मतलब पूरा स्कूल क्या है, एक स्टैंडर्ड पर है। तो इसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि एएस की वजह से आप जो भी ट्रीटमेंट्स करते हो अकाउंटिंग, जैसे आपने कहा कि सर हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेंगे, तो यही ये भी लेंगे, यही वो भी लेंगे, यही या ये भी लेंगे, सभी लेंगे। तो इसका मतलब सभी जने क्या है, स्टैंडर्ड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला बेनिफिट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि वो सारे ही मुंशी एक समान ट्रीटमेंट करते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। समझ आया पॉइंट? अब आप समझ तो गए, लेकिन आपसे गलती क्या होगी, आपके एग्जाम में नंबर कब कटेंगे? जब आप इसी बात को जो आपने समझी अपनी भाषा में एग्जाम में लिखोगे। और एग्जाम में आप क्या लिख दोगे? इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्मिटी, इट हेल्प्स इन कुछ भी, लेकिन आपको लिखना क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये वर्ड जरूर लिखना है। इसके एग्जाम्पल आपको आगे दिखा देता हूँ। एक तो जो आप ही ने बोला वो ये अंडरलाइन कर देता हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब जैसे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे तो कैसे करोगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आप भी ऐसी करोगे, आप भी ऐसी करोगे, आप भी ऐसी करोगे, आप भी, सारी जनता ऐसी करेगी। तो इसका मतलब हम सब एक ही रूल फॉलो करते हैं। इस बात को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो क्लियर हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कंपैरेबिलिटी, जो आपने बोला था, एक बच्चे ने बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा फायदा ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो इस बात को बोलते हैं कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरिजन दो तरह के होते हैं, ये हमें मेंशन करना पड़ता है। एक को बोलते हैं इंटर फर्म और दूसरे को बोलते हैं इंट्रा फर्म। तो दो तरह के कंपैरिजन कर सकते हैं हम, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बिल्कुल सही। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है जब पापा आपके मार्क्स को शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो हो गया दो लोगों का कंपैरिजन। उसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोल सकते हैं कि एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, हम उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इंट्रा फर्म होता है जब पापा आपके क्लास 12th के मार्क्स और आपके सीए के मार्क्स कंपेयर करते हैं कि पिछले साल तो तुम 95 लाते थे और सीए में आते तुम्हारे 50 आ रहे हैं और वो भी नहीं आ रहे। तो ये कौन सा कंपैरिजन हो गया? इंट्रा फर्म। तो इसमें कंपनी एक ही रहती है लेकिन वो अपने अलग अलग टाइम पीरियड्स पे कंपैरिजन करती है कि लास्ट ईयर हमारा क्या परफॉर्मेंस था लेकिन अब क्या परफॉर्मेंस है, कंपनी एक ही है। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये किस में हेल्प करता है? कंपैरिजन। तो इसको आप वर्ड क्या लिखोगे? कंपैरेबिलिटी। इंटर फर्म भी और इंट्रा फर्म भी, दो तरह की कंपैरेबिलिटी में ये हेल्प करता है। एंड बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी का मतलब
ऑथेंटिसिटी बोल सकते हो या रिलायबिलिटी भी बोल सकते हो, जो आपने वर्ड बोला वही मतलब है क्रेडिबिलिटी का। लेकिन एग्जाम में आप लिखना क्या, क्रेडिबिलिटी। तो अभी क्या होता है, आप समझ तो गए कि भरोसा कर सकते हैं, अब बच्चा भरोसे को लिखता है रिलायबिलिटी, लेकिन आप क्या लिखना है एग्जाम में, क्रेडिबिलिटी, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या बिल्ड करते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की, भरोसा जगाते हैं, यूजर को लगता है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका मतलब रूल को फॉलो करके बनाई गई चीज़ है, तो लोगों का उस पर भरोसा जागता है, तो इस बात को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। तो समझ आया पॉइंट, 2 बेनिफिट्स ओके हो गए। तीसरा बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। एडिशनल डिस्क्लोजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो ये मुझे पता है कि आपको नहीं पता। हमारे कानून में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कंपनी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं कानून के अंदर। तो लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट बताता हूँ कि क्या है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। मान लो भगवान ना करे आप भूल गए कोई भी पॉइंट, लेकिन इसको मत भूलना, ये ज़रूर लिखना, एडिशनल डिस्क्लोजर। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये यूज़र्स की बहुत हेल्प करता है। ये यूज़र को ये कहता है कि चिंता मत करो यूज़र तुम, मैंने इस कंपनी पे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट लगा रखी है कि इसको अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना कि मान लो कंपनी कुछ छुपाना चाहे, मैं कुछ छुपाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लूँगा, मेकअप करके आ गया, तो आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो शाहरुख खान आ गया, लेकिन मैं हूँ तो नहीं शाहरुख खान, मैं तो अंदर से मान लो बेकार कपड़े वाला काला आदमी हूँ। तो एएस क्या करता है, एएस कंपनी की हकीकत यूजर को बताता है, वो इतनी सारी एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रखता है, वो कहता है कि तुम्हें ये भी बताना है, 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 तुम्हें सब कुछ बताना है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो लॉ भी नहीं बताता। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं डिस्क्लोज करने को, जो इनफैक्ट लॉ में भी नहीं कही गई, कानून में भी नहीं कही गई। कानून तो कहता है प्रॉफिट बता दो। अब मान लो मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैंने प्रॉफिट आपको बताया कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट है 2 करोड़, तो बताओ आपको कैसी लग रही है मेरी कंपनी, अच्छी लग रही है ना। अब मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लोज करता हूँ, एएस में कही थी मेरी पिछले साल 1.9 करोड़ की लॉटरी लगी थी, तो ये तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये सुनते ही आपको मेरी कंपनी के बारे में क्या ख्याल आ गया, मतलब जो पहले था 2 सेकंड में ख्याल चेंज हो गया टेक्निकली, है ना। तो एएस का यही बेनिफिट होता है, एएस इतनी सारी एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लगा के रखता है कि यूज़र को मतलब धोखा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, और ये इसका एक मेजर बेनिफिट माना गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो कंपैरेबिलिटी तो है ही, जो पॉइंट पहले था, रिलायबिलिटी तो है ही, वो सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसका मेन बेनिफिट क्या है, एडिशनल डिस्क्लोजर्स। तो ये पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करना। तो मतलब ये इसमें दे रखा है कि डिस्क्लोजर्स इतने रिक्वायरमेंट लगा रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, जो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। फिर चाहे यूज़र को कोई डिसीजन लेना हो या कंपनी को अपना कुछ मतलब यूज़र को बताना हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जा सकती हैं और यूज़र उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना निर्णय ले सकता है आसानी से। चलो, तो 3 बेनिफिट अपने मुंह से बोलो, कीवर्ड्स क्या क्या लिखेंगे। पहला, बिल्कुल सही, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वेरी गुड। दूसरा, कंपैरेबिलिटी, बिल्कुल सही। और तीसरा, एडिशनल डिस्क्लोजर, बिल्कुल सही। तो इतने कीवर्ड भी याद रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी एक बेनिफिट और भी है, एडिशनल बेनिफिट, वो यहाँ सितारे में अंदर दे रखा है। इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो आपने विंडो ड्रेसिंग सुना था वर्ड बचपन में जब आप छोटे थे, तो क्या होता था विंडो ड्रेसिंग? हाँ, मैनिपुलेशन होती थी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग भी मतलब वही बात है, थोड़ा सा शब्द विंडो ड्रेसिंग को चेंज कर दिया। तो पहले क्रिएटिव अकाउंटिंग पढ़ते हैं, क्या है देखो लिखा है, क्रिएटिव अकाउंटिंग रिफर्स टू ट्विस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज टू प्रोड्यूस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेवरेबल टू अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप। तो जैसे मान लो मुझे बैंक में लोन लेने जाना है, तो मैंने अपने सीए से कहा कि भाई मुझे ना बैंक से लोन लेना है, एक काम करो मेरी कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो, फिलहाल सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा दो।
तो मेरा सीए कह रहा है ठीक है चिंता मत करो, मैं क्रिएटिव अकाउंटिंग करूँगा। मतलब विंडो ड्रेसिंग वर्ड को क्या नाम दे दिया, क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग भी वही है जो विंडो ड्रेसिंग आपने पढ़ा था। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है कि ये क्रिएटिव अकाउंटिंग के स्कोप को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। क्योंकि अगर मान लो सबको खुला छोड़ दूं मैं, आप सबको बोलूं कि करो बच्चों, जिसको जैसे अकाउंटिंग करनी है करो, मजे से करो, तो फिर तो पता चला कि कोई बच्चा अपने अपने हिसाब से पीएनएल बना रहा है, फिर तो कोई सैलरी को एक्सपेंस ही नहीं दिखा रहा। पता चला आप कोई एक्सपेंस ही ना दिखाओ, आप तो प्रॉफिट बढ़ा दोगे बहुत सारे। तो इसका मतलब आप क्रिएटिव हो जाओगे। लेकिन जब कोई रूल होंगे, जब कोई स्टैंडर्ड्स होंगे, जब सबको पता होगा कि यही करना है, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी, जो आपकी फ्रीडम है, या जो कह सकते हो जो आप विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, स्कोप कम हो जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये भी एक बेनिफिट है कि इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ क्या, क्रिएटिव अकाउंटिंग। ये क्रिएटिव अकाउंटिंग को क्या करता है, कम करता है। तो क्लियर हो गया। चलो तो अब देखता हूँ कौन बच्चा अटेंटिव था। तो अब बिना देखे, यहाँ से बिना देखे 4 एडवांटेजेस सुनाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। हाँ नीचे क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एडिशनल डिस्क्लोजर्स, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी के अंदर 2 पॉइंट क्या क्या, इंटर और इंट्रा फर्म, है ना। ये सब कीवर्ड्स याद करवा रहा हूँ सो दैट इतना भी लिख दोगे ना एग्जाम में, अंदर की कहानी इतनी मैटर नहीं करेगी, आपके कीवर्ड्स मैटर करेंगे। और चौथा, रिड्यूसेस स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, है ना। बहुत सही। तो यहाँ तक क्लियर हो गया पहले। चलो उसके बाद एक प्रोसीजर पर डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है। ये एक बड़ा अच्छा, मतलब वैसे तो रीड करना है खाली, मतलब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन पता होना चाहिए कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे। भाई मान लो जैसे ये रूल बना कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, या कुछ भी रूल बना। अब ये रूल बनता कैसे है, ऐसा तो नहीं कि आईसीआई प्रेसिडेंट रात को सो के उठे, चलो भाई आज ये रूल बना देते हैं, ये लो बन गया रूल। तो कैसे रूल बनता होगा, ये है मुद्दा। तो देखो इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। तो इसको ऐसे ही बताओ, चलो बिना पढ़े, बिना यहाँ से देखे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया का क्या मतलब आपको लग रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया का मतलब होता है कि मतलब पहले एक ब्रॉड पिक्चर सोची जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब रूल बनाने से पहले ऑब्वियसली पहले ये देखा जाता है ना प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्कूल में रूल बना कि सब बच्चे को यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो ये रूल जब बना, इसको बनने से पहले प्रॉब्लम सोची गई होगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एरिया बोल देते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है एरिया का कि हमें रूल किस चीज़ को लेकर बनाना है, हमें स्टैंडर्ड किस चीज़ को लेकर बनाना है, गुडविल को लेकर बनाना है, इन्वेंट्री को लेकर बनाना है, डेप्रीसिएशन को लेकर बनाना है, किस चीज़ को लेकर बनाना है, दिक्कत आ कहाँ रही है मुंशियों को। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। अब ये आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, ये लिखा है ASB। तो ASB बोले तो बिल्कुल सही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो ये आपने कहाँ सुना वर्ड, फाउंडेशन में, वो तो 5 साल पहले पढ़ा था, याद है आपको। चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड करता है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा नहीं पता, कि जो ICAI है उसने अपनी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है जिसका नाम है ASB। क्योंकि ICAI तो कहता है भाई हमारे पास तो और भी काम है, अब ये थोड़ी ना हम बैठ के बस दिन रात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बनाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने इन 4 लोगों की एक कमेटी या बोर्ड बनाया है, इनका काम है अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो उस बोर्ड को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं एरिया का। अब मान लो एरिया आइडेंटिफाई हो गया, लेट से ऐसी कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब आप ज़्यादा दिल पे मत लेना इन सब बातों को। मान लो एरिया आइडेंटिफाई हो गया कि चलो भाई एसेट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो एसेट हमने सोच लिया कि अब एसेट के बारे में हमें कुछ रूल बनाना है। तो स्टेप 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब
फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। ऑफ स्टडी ग्रुप्स का मतलब, हाँ, अब हमने मान लो जैसे एरिया तो आइडेंटिफाई कर लिया कि एसेट है। अब उस एसेट से रिलेटेड क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हमारा स्कोप है, कौन से एसेट की बात कर रहे हैं हम, तो अब हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे स्टडी ग्रुप्स को कि इस पर कौन लोग हैं ऐसे जो अपने राय रखेंगे, कौन लोग हैं जो इस पर अपनी बातें बता सकते हैं, कौन लोग हैं जो इसके रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो उस स्टेप को बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। तो इसमें हर चीज़ कवर हो जाती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हमारा स्कोप क्या रहेगा इस स्टैंडर्ड का। इसमें कोई ऐसी टर्म तो नहीं है जिसकी डेफिनेशन मान लो बतानी पड़े। मान लो मैंने बोला इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, लेट से एसेट की बात चल रही है ना, तो मैंने एक टर्म बोल दिया इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। तो क्या आपको पता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या होता है? नहीं पता, अभी नहीं पता। एसेट्स को पार्ट में डिवाइड कर देना, तो मतलब ये अगर बॉटल है तो इसको अगर मैं आधा काट दूं बीच से तो इम्पेयरमेंट हो गया, इम्पेयर कर देना है। तो ये आपने अपनी बेसिक इंग्लिश लगाई, दिमाग नहीं, वो मतलब नहीं है इम्पेयरमेंट का कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट क्या है, तुम नहीं पता ना अभी तो आपको टेक्निकली। तो अब अगर मुझे एसेट से रिलेटेड कुछ रूल बताने हैं तो वो रूल को बताने से पहले मुझे बच्चों को पहले डेफिनेशंस बतानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें बैठ के डिसाइड होती है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। वो ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं कि इस एएस के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इस एएस में कोई डेफिनेशंस अगर हैं तो वो बतानी पड़ेंगी। तो इस स्टेप को आप कह सकते हो स्टेप 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। बाकी इम्पेयरमेंट क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 पढ़ेंगे जब, तो ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन। तो अब देखो अब क्या होता है, अब एक ड्राफ्ट तैयार होता है कि चलो भाई ये है, 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 ये है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो अपना काउंसिल मेंबर्स से सलाह मशवरा करके उनको अपना ड्राफ्ट भेज देता है कि भाई देखो ये बनाए हैं हमने तो रूल्स, और कुछ और बॉडीज़ को भी भेज दिया जाता है। और बॉडीज़ मतलब हो गई एमसीए, एमसीए की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीएजी, ठीक है। तो ये आपका या तो होमवर्क है, आज सर्च करके आना। सीबीडीटी, वेरी गुड। स्कोप, ठीक है, तो होमवर्क है, चेक करके आना। ईटीसी एटसेट्रा, ठीक है। तो मतलब और भी बॉडीज हो सकती हैं, किसके लिए? फॉर कमेंट्स। अब मतलब अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ को क्यों ये ड्राफ्ट भेजा जाता है? देखो मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने रूल बना दिया, पर ऐसा तो नहीं है। हो सकता है मेरी सोच ना मैच करे बाकी सबसे, तो हमें अलग अलग जो बड़ी बॉडीज़ हैं उनको ये ड्राफ्ट भेजना पड़ता है और उनसे भी कमेंट्स लेने पड़ते हैं कि भाई आप बताओ एमसीए वालों कि आप मेरे रूल से सहमत हो, सेबी वाले आप बताओ आप सहमत हो, सीएजी वाले आप बताओ आप सहमत हो। सबको भेजूंगा मैं अपनी ड्राफ्ट को। तो इस स्टेप को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन। तो यहां तक समझ आ रहा है स्टेप पहले? क्या इसमें भी आपकी तरह बुद्धिजीवी बैठे होते हैं? भाई ये सब तो आर्टिफिशियल बॉडीज है ना, एमसीए के आर्टिफिशियल बॉडी, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है। तो ये भी तो अपनी अपनी कमेटीज बनाती हैं कि भाई ठीक है, अब सेबी के पास चिट्ठी आई कि भैया देखो ये ड्राफ्ट आया है काउंसिल मेंबर्स की तरफ से, तो सेबी क्या करेगी, 4 लोगों की कमेटी बना के कहेगी कि भाई आपको इस पे काम करना है, 1 हफ्ते का समय, इसको अच्छे से स्टडी करो, पढ़ो, देखो, जो करना है, रूल सही लगे तो करो, नहीं करना मत कर। तो जैसे जब मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, जब मैं बैंक में काम करता था तो मैं क्रेडिट मैनेजर था, तो हम बैंक वाले भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि ये वो, तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा था, तो हमारे पास आया ड्राफ्ट और चेक करो कि भाई ये हम सोच रहे हैं करने का, तो इसको पढ़ो और अपनी राय दो। और वो प्रोडक्ट था लोन अगेंस्ट डेटर्स। जैसे आप लोन अगेंस्ट गोल्ड सुना है आपने, बैंक को गोल्ड दो लोन ले लो, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सुना है आपने, आप अपना घर गिरवी रखो लोन ले लो। लोन अगेंस्ट कार भी मिल जाता है, आप कार अपनी गिरवी रखो, कोई भी एसेट, डेटर भी एक एसेट ही हो गया, हाँ, जो हमें वो करता है। लेकिन उसमें टोपी घुमाई जा सकती है, फेक दिखा देगा। भाई मान लो मैं बैंक में गया,
आप सबको मैंने कहा ये मेरे डेटर्स हैं, फेक डेटर्स, सबसे मुझे 5-5 करोड़ रुपए लेने हैं लेट से। मैंने कहा भाई मेरे को 500 करोड़ रुपए लेने हैं, ये मेरे डेटर हैं, मैं बैंक में गया, लाओ मुझे लोन दे दो, तो उसको फेक करा जा सकता है। तो खैर ये तो एक कहानी हो गई। तो जब भी कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं जो इस पर निर्णय लेंगे। तो हर बॉडी के अपने बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है। तो हमने ड्राफ्ट बनाकर बॉडीज़ को भेज दिया। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, असर्टेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट। तो देखो नीचे की लाइन पढ़ो दोस्त, आपके लिए लिखी है, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स टू गेट देयर व्यूज ऑन द ड्राफ्ट। तो हम किन से मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव से। तो सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमसीए का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, सीएजी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हम इन सब से क्या लेंगे, व्यूज लेंगे। इन सब से पूछेंगे भाई आपको कैसा लगा ये, वो उसने कहा सही लगा, लेकिन इसने कहा नहीं ये लाइन गलत है, ये रूल गलत है, तो ये रूल फिर चर्चा होगी। या आपने कहा कि हाँ हमें रूल सही लग रहा है। तो स्टेप 4 में क्या हो गया कि हमें अलग अलग बॉडीज के क्या लेने, व्यूज लेने। फिर उसके बाद हम बनाते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब है कि ये एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब बन जाएगा, प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। यानी कि आपने जो भी व्यूज दिए उसको मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया, आपके हिसाब से चेंज कर लिया, या अपने हिसाब से मतलब उसको ऐसा बना लिया जो मुझे लगता है कि ठीक है, और अब मैं फाइनल ये ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। तो ये हो गया स्टेप 5। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि इस फाइनल एक्सपोजर ड्राफ्ट पर अपने कमेंट्स मुझे दो, कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ऑब्वियसली जब वो आपसे पहले ही मैंने सलाह करके बनाया है तो आप सब क्या लिखोगे कमेंट में, बताओ क्या लिखते हो भाई। आप से किसी ने कुछ पूछा, या तो आप अपने उस पर कमेंट दोगे कि यस मुझे अच्छा लगा, वेरी गुड, गो अहेड, या फिर आप हो सकता है क्रिटिसाइज करो। लेकिन आमतौर पे आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको स्टेप 4 में फिर बुलाए किस लिए था, या स्टेप 3 में आपको फिर दिखाए किस लिए था। तो आपको जो क्रिटिसाइज करना था, आपको जो अपने विचार रखने थे, वो आप कब रख चुके हो ऑलरेडी, 3 में रख लिया या 4 में रख लिया। तो अब तो मैंने आपके विचारों का सम्मान करके एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करा है। अब उस पर जनरली जो कमेंट्स रिसीव होते हैं वो सब ओके ओके ही हो जाते हैं, हाँ ठीक है भाई, हाँ सही लग रहा है। अब उनसे उनके पास भी कहाँ टाइम है, वो भी सोचते हैं भाई आओ ओके करो आगे बढ़ो, कौन टाइम करे खर्च। तो कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब है एक तरह से कि सब जने अपने फाइनल कमेंट्स भेज देते हैं कि भाई ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। किसी को कोई चेंज अगर चाहिए तो वो भी भेज देगा कि ये चेंज होना चाहिए। तो हम फाइनल मॉडिफिकेशन करते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट। मतलब कि अगर कुछ चेंज करना है तो फाइनली वो चेंज हो जाएगा। इफ नेसेसरी, देखो लिखा भी है, कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट बाय ICI एंड इफ फाउंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इन कंसल्टेशन विद ASB इज डन। तो ICI अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है अगर उसको ज़रूरी लगता है तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, बस फाइनल स्टेप में ICI या ASB क्या कर देगी, इशू कर देगी AS, तो फिर वो रूल बन जाएगा। तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हो 8 स्टेप हो गए टोटल। 8वें स्टेप पे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, इशू हो जाता है, यानी कि वो रूल बन जाता है। तो आप इसको इसी ऑर्डर में बस रट लो, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ना ही पूछता एग्जाम में, लेकिन हाँ स्टेप्स पता होने चाहिए, कीवर्ड्स। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। तो आप अपने मन में ऐसे ही सोच लो कि सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, एरिया देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स। तो इसमें ऐसे याद रखने के लिए ग्रुप वर्ड याद रख लो। तो पहला हो गया एरिया देखा, फिर दूसरे में ग्रुप। ग्रुप मतलब कौन इस पर स्टडी करेगा, उस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, वो इसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टर्म्स वो सब बना देगा। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या बनाएंगे, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वर्ड याद रख लो बस कि स्टेप 3 में हम क्या बना लेंगे, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब तो पता ही है, अपना एक चिट्ठी जिसमें हमने रूल्स लिख लिए और उस ड्राफ्ट को सर्कुलेट कर देंगे। फिर उसके बाद ड्राफ्ट बनाने के बाद, सर्कुलेट करने के बाद असर्टेनमेंट ऑफ व्यूज़, अलग अलग बॉडीज़ जो भी उस पर व्यू देगी उसको देखेंगे।
फिर उनके व्यूज़ को देखने के बाद हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, एक्सपोजर ड्राफ्ट, शॉर्ट में ईडी चाहे कह लो, तो एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट पर क्या रिसीव करेंगे, कमेंट्स रिसीव करेंगे। वो कमेंट्स रिसीव करने के बाद फाइनली ड्राफ्ट को मॉडिफाई कर देंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो, और फिर वो मॉडिफाई करने के बाद फाइनली इशू कर देंगे। तो अब खाली कीवर्ड्स बोलते हैं 8। पहला कीवर्ड एरिया, ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यू, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट्स, मॉडिफाई, इशू। ठीक है, एक बार और बोल लेते हैं, फिर बिना देखे बुलवाऊंगा। पहला खाली कीवर्ड एरिया, फिर ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यूज़, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट, मॉडिफाई और इशू। चलो बोलो बिना देखे, एरिया, ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यूज़, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट्स, मॉडिफाई, इशू। हो गए 8 हो गए, तो हो गया ओके स्टेप। तो कई बार ये स्टेप में से कोई एक पॉइंट एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इसके बाद क्या या इसके बाद क्या, तो कीवर्ड याद रखना है। तो समझ आया? चलो अब थोड़ा सा कुछ रजिस्टर में लिखना है, तो मैं आपको कुछ बातें अलग से थोड़ी सी बताना चाहता हूँ ताकि जब मैं आगे बढ़ूँ तो फिर मतलब मेरा काम आसान रहेगा। तो आईसीआई की कहानी तो चलो आपको इतनी तो पता ही चल गई है ना, कि आईसीआई ने कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी, एएसबी, और वो क्या इशू कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहले आप इतना सा बना लो बस कि आईसीआई ने एएसबी बॉडी बनाई और वो क्या इशू कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस। अब आपको ये बताना है कि हम इंडिया में जितने मुंशी रहते हैं, आप, मैं और हमारे जैसे सब, टोटल कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं देश में? 3 लाख। 1 लाख नहीं है दोस्त, 3 लाख। तो मान लो 3 लाख लोग जो हैं वो हम सब ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हम सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो हम सब के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबलाइजेशन के ज़माने के बाद अब किसी भी कंपनी को विदेश में भी कारोबार करना पड़ता है और इसकी अलग अलग ब्रांचेस विदेश में भी होती हैं या विदेशी कंपनियों की ब्रांचेस इंडिया में भी होती हैं। मतलब कि अब तो पूरी दुनिया एक ही है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो अब जो यूएस का मुंशी है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कनाडा का मुंशी है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, या मान लो और किसी और देश का मुंशी है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो क्या वो भी हमारे जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे? ये है मुद्दा। क्या वो भी यही रूल फॉलो कर रहा है? वहाँ का मुंशी बैठा, वहाँ का जो बच्चा अभी पढ़ रहा होगा जेम्स, क्या वो भी यही सीख रहा है कि भाई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? मे बी नॉट। तो इसका मतलब कि यूएस में बैठा कोई बच्चा या यूएस के जो मुंशी हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं? या क्या ये यूनिफॉर्म होंगे? नहीं होंगे। तो क्या आप इस प्रॉब्लम को समझ पाए, है ना? तो अब ये प्रॉब्लम क्या आप और मैं आज आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस कमरे में बैठ के? ऐसा तो नहीं होगा। हमसे तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पहले आके जा भी चुके। तो ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमें ही बस आज दिख रही है इस कमरे में कि भाई ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि मान रहे हो आप? प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मैं जैसे अकाउंटिंग कर रहा हूँ यूएस वाला भी वैसे ही करे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और फिर हम अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे ईजीली? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। तो क्या करें? प्रॉब्लम तो हो गई, अब क्या करें? या मतलब कुछ करें या छोड़ें? सर हमें क्या, जो इंडिया में वो इंडिया रूल्स फॉलो
हाँ, जो इंडिया में वो तो इंडिया के रूल फॉलो कर रहे हैं, और जो यूएस में है वो वहाँ का रूल फॉलो करे। अब मुझे लेकिन यूएस के इन्वेस्टर से चाहिए पैसा, तो मैं वहाँ के हिसाब से बनाऊँ अपनी बैलेंस शीट, वो तो मुझे नहीं आती, तो वहाँ का सीए हायर कर लूँ, ACCA से हेल्प लेके बनवा लूँ। ठीक है, उसके बाद यूएस वाले ने कहा कि भाई तुम अपनी वाली भी दिखाओ बैलेंस शीट। अब जैसे ही मैंने वो दिखाई अपनी वाली, उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, कह रहा है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कह रहा है मैं ये नहीं मानूंगा, अब क्या करूं? वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, पैसे चाहिए तो बताओ। तो फंस गए। समस्या तो है, देखो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है, ये कोई दो छोटे बच्चों की टॉफ़ी के ऊपर लड़ाई नहीं चल रही, भाई तुझे ये वाली नहीं खानी, चल तू घर चला जा फिर वो दिक्कत तो है नहीं, है ना, दिक्कत तो बड़ी है, लार्जर इश्यूज है ना। तो अब ये लार्जर इश्यूज 1970s में और भी लोगों को दिखने शुरू हो गए कि भाई ये तो है, दिक्कत तो है ना। हालांकि ग्लोबलाइजेशन भारत में कब आया? 1991 के बाद। लेकिन ठीक है चलो हमारे देश में तो आए, लेकिन फिर भी 70s के दौर में भाई यूरोपियन कंट्रीज तो एडवांस चलते ही हैं, तो उन्हें दिक्कतें दिखनी शुरू हो गई कि भाई हमें इंडिया जाना है कुछ काम करने, वहाँ का वो मुंशी मुनीम भाई खाते लेकर आ रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा वो क्या बना रहा है, हम अपनी दिखा रहे हैं बैलेंस शीट, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये दिक्कतें मतलब यूनिफॉर्मली शुरू हो चुकी थी, तो अब क्या हो। चलो तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ। तो ये बना लिया था आपने डायग्राम छोटा सा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ, आई लिखो आप, AS, ये लिखना है आपको शब्द बस, IAS। तो IAS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ IAS का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और किसने बनाया, मतलब IASC लिख लो, बाय IASC। तो IASC का मतलब कमेटी, हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो बस C का वर्ड का मतलब लिख लो। तो ये 1970s की बात है कि भाई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कमेटी बनी, उसमें सारे अकाउंटिंग बॉडीज़ को पूछा कि भाई देखो हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो क्या आप इससे सहमत हो? तो सब ने कहा हाँ कि भाई हम सहमत हैं। तो मतलब इस कमेटी के अंदर मोटा मोटा 75 कंट्रीज़ उस समय एग्री कर गए कि भाई ठीक है, हाँ सही सोच रहे हो। सब ने कहा हाँ भाई सही आइडिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया ने भी कहा, ICAI ने भी कहा कि हाँ भाई सही आइडिया तो सही है, बात तो सही है कि भाई कुछ इंटरनेशनल रूल्स होने चाहिए ना, क्योंकि मान लो मैं तो अपने रूल बना रहा हूँ, आप अपने रूल बना रहे हो, ये कंट्री अपने रूल बना रहा है, वो कंट्री अपने रूल बना रहा है। तो फिर हमने जब ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, तो हम सब ने आपस में बैठ के डिस्कशन करा कि भाई एक काम करते हैं, हम सब जने एग्री करते हैं और क्यों ना हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं। फिर मेरा मुंशी भी वही फॉलो करेगा, आपका मुंशी भी और आपका भी, आपस में कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो समझ आ रहा है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने की तरफ कदम आगे बढ़ा। तो 1970s में IAS का जन्म हुआ, जो IASC ने मतलब बेसिकली इशू करे या इशू करने शुरू करे। अब वो होता रहा, खैर हमें उसकी डिटेल से कोई मतलब नहीं है कि क्या रूल थे, क्या हुआ, पर इनका नाम बदल गया। ये तो 1970s की बात थी, तो इनका नाम चेंज हो गया। तो IASC जो है वो क्या बन गया, IASB बन गया, बोर्ड हो गया। तो जैसे पहले WWF था, जब मैं छोटा था तब मैं WWF देखता था, लेकिन आप WWE देखते हो। तो उन्होंने बीच में क्या करा था, F वर्ड था फेडरेशन, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, फिर वो F हटा दिया था, फिर E लिया है एंटरटेनमेंट। तो ऐसी IASC था पहले 70s के दौर में, फिर वो लेट 2000 में नाम चेंज करके C की जगह IASB कर दिया, बोर्ड बन गया।
तो अभी अभी फिलहाल एट प्रेजेंट IASB है नाम, बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो ये रूल्स इशू करते हैं, हाँ वो सुना होगा आपने, उसको क्या बोलते हैं, IFRS, ये वर्ड शायद सुना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज आप IFRS के नाम से शायद आपने सुना हो, अगर आप थोड़ा अवेयर हो फाइनेंस या CA इंडस्ट्री को लेकर, तो IFRS टर्म आपने सुनी होगी। ठीक है, तो ये बस आप लिख लो। तो बट समझ आया कंटेक्स्ट क्या है पूरी कहानी का। चलो, तो यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन जन्म लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे बस। तो आप इतना लिख के फिलहाल छोड़ देना, फिलहाल अभी आप इतना ही लिखना, लेकिन पहले कितना कंटेक्स्ट क्लियर हो गया। IASC क्या है, उसका नाम बदल के हो गया IASB। फिर IAS क्या है, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, लिख देता हूँ IAS। और IFRS क्या है, उन्हीं को आज हम क्या बोलते हैं, IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले इतना ओके हो गया। चलो, तो अब जो है, अच्छा एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, हाँ एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब जो है मुद्दा जो आया इंडिया के पास, मतलब एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा मनोरंजक रखने के लिए कहानी को, वो ये कि अब इंडिया को सोचना था कि हम तो क्या फॉलो करते हैं, AS, लेकिन दुनिया के अंदर जो है नए रूल्स बनाए गए, इनका क्या नाम है, IFRS। तो अब इंडिया से ये प्रश्न पूछा गया कि बताओ भाई इंडिया जी, क्या आप अपने AS को छोड़कर, अपने वो घिसे पिटे रूल्स को छोड़कर, क्या आप IFRS को अडॉप्ट करना चाहते हो? तो कट क्यों? उनको बेस लेके बनाना पड़ेगा। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को छोड़कर IFRS को अडॉप्ट नहीं करा। तो इस पे कई दिनों तक चर्चा चली थी। ये उस दौर की बात है जब मैं CA फाइनल की स्टडीज़ कर रहा था। तो उस समय ये काफ़ी हॉट टॉपिक था, पीक पर थी ये चीज़ें कि अब हमें डिसीजन लेना है। तो हम मन में सोचते थे कि डिसीजन ना हो, नहीं तो नया कोर्स कौन पढ़ेगा IFRS का, क्योंकि हमने तो AS के रट्टे मार रखे थे अच्छे से। तो हम तो बड़े यही चाहते थे कि भगवान करे ये ना हो। लेकिन उस समय पीक हॉट टॉपिक था, ICAI के अंदर कमेंट्स लिए जाते थे, और वही जो स्टोरी आपको सुनाई, कमेटीज़, ये वो ड्रामा, वो खूब चलता था कि क्या करें क्या करें, क्या हम AS को छोड़ के IFRS पर चले जाएं। तो फिर फाइनली लेकिन डिसीजन ये हुआ कि हमें ये अडॉप्ट नहीं करना, हमें ये अडॉप्ट नहीं करना, हमें कन्वर्ज करना है। हमें क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो हमें अडॉप्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो बस आप ये छोटा सा ड्राइंग बना लो या चाहे लिख लो जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको ये दो शब्द ज़रूर लिखने, अडॉप्ट को लिख के काटना है और उसकी जगह नीचे बड़ा बड़ा कन्वर्ज वर्ड लिखना है। तो हमने IFRS के साथ कन्वर्ज करा, अडॉप्ट नहीं करा, कन्वर्ज करा। और यही फ़र्क है, अडॉप्ट करना तो मतलब हमने उनकी बात मान ली, उनके रूल्स मान लिए, ऐसा नहीं करा, हमने कन्वर्ज करा, मिला दिया दोनों को। है ना, हमने कन्वर्ज करा। तो इसको मैं CA फाउंडेशन में भी मैंने थोड़ा सा वैसे पढ़ाया है कि जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो हम खाते थे चॉकलेट आइसक्रीम, और बाकी दुनिया कह रही है कि भाई वनीला आइसक्रीम खानी पड़ेगी। तो फिर हमने क्या करा, चोको वनीला फ्लेवर बना लिया। ठीक है ना, तो ये है सिंपल फनी वे में याद रखने का तरीका, कन्वर्ज का मतलब। तो हमने अडॉप्ट नहीं करा, हमने IFRS के साथ कन्वर्ज कर लिया। और इस कन्वर्जेंस को, इस चोको वनीला आइसक्रीम को क्या बोलते हैं,
तो ये आपको कैसे पता? सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं इंडियन एएस, जो मतलब जिसको इंड डैश एएस के नाम से मतलब कहते हैं। तो ये जन्म हो गया। तो ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, क्योंकि अब तो यही चलता है। तो इसीलिए हमको जो आपका कोर्स बनाया गया है वो यही मेंशन कर देता हूँ, वो ऐसा बनाया गया है कि आपको सीए इंटर में इसका मास्टर बना देंगे, आप भारत के मुंशी बन जाओगे। सीए इंटर में आपको क्या पढ़ा रहे हैं? इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना। आपके 9 चैप्टर शुरू में, मतलब 50 नंबर का सिलेबस सिर्फ इसी पर है, आप मास्टर हो जाओगे। और सीए फाइनल में आपको क्या पढ़ाएंगे? इंड एएस। तो सीए फाइनल में आप यूनिवर्सल मास्टर बन जाओगे, चोको वनीला आइसक्रीम वाले। अभी आपको खाली चॉकलेट आइसक्रीम, सीए फाइनल में चोको वनीला आइसक्रीम, बस। तो आईएफआरएस तो फिर ऑटोमेटिकली हो ही गया। हाँ, बहुत से लोग आईएफआरएस की भी स्टडी कर लेते हैं अलग से भी, और हमारे सिलेबस में, हालांकि सीए के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में फ़िलहाल मतलब डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन हाँ बिग 4 फर्म्स के अंदर इसको काफ़ी हद तक क्योंकि यूज़ किया जाता है। भाई देखो, बिग 4 के पास तो क्लाइंट यूएस के भी हैं, कनाडा के भी हैं, वो तो ऐसे हैं जो आईएफआरएस यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो लोग इसकी भी स्टडी करते हैं। तो मतलब अगर आपको कंप्लीट मास्टर बनना है तो बस आप ये सब बातें पढ़ सकते हो, तो फिर आप यूनिवर्सल मुंशी बन जाओगे। फिर आपको एसीसीए की, जैसा दोस्त कह रहा है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि आपको फिर सब कुछ आ गया। आपको आईएफआरएस आ गया, एएस अभी इंटर में सीख जाओगे, इंड एएस फाइनल में पढ़ के सीख जाओगे। तो टेक्निकली मतलब आप अकाउंटिंग के हर पहलू को कवर कर सकते हो। तो खैर, हम अपने टॉपिक पे रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ आ गई? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, तो अब एक लंबी गहरी सांस ले लो आप। अब इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 नंबर के थ्योरी। तो मैं पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। पहला क्वेश्चन का डिस्कशन ये है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। वाई देयर इज नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कि आखिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ हमें कन्वर्ज क्यों होना पड़ा, उसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे चोको वनीला आइसक्रीम क्यों खानी पड़ी। मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम खा के भी खुश था, मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको चोको वनीला आइसक्रीम क्यों खानी पड़ी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मतलब 4 पॉइंट्स लिखने, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो रटने ही है मेन पॉइंट, लेकिन समझा मैं देता हूँ। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? हाँ, रेजिंग फंड्स देखो फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये आप समझ गए कि रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट का क्या मतलब है। मैं हल्का सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। इंडिया के अंदर जो कह सकते हो आप एंटरप्रेन्योर्स धीरे धीरे आप देख रहे हो बढ़ रहे हैं, है ना, या क्रेज बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो हो सकता है आपको लग रहा होगा ये तो शार्क टैंक की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब 15 साल से मतलब भारत जो है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज या एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं पिछले 15-20 सालों में। तो जब एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब वो पहले अपने इंडियन इन्वेस्टर के पास ही जाते थे। भाई मैं अपनी पड़ोस की दुकान में जो सुनार हैं उनके पास चला गया, मैंने कहा अंकल बिजनेस करना है, मुझे पैसे दे दो आप। तो वो कितने पैसे दे सकते हैं? वो जितनी उनकी हैसियत होगी वो उतने हिसाब से पैसे दे सकते हैं। मेरा प्लान है बड़ा, मुझे करना है कुछ बड़ा काम, उसके लिए मुझे चाहिए ज़्यादा पैसे। मैं बैंक में चला गया, है ना। अब बैंक वाला कोलेट्रल रखवाएगा, सिक्योरिटी रखवाएगा, वो मेरे बिजनेस आइडिया सुन नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ मेरा तो बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तो पानी से चलने वाली बाईसाइकिल कार बना रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहे। वो सेफ्टी देखेगा बैंक तो कभी भी बिजनेस आइडिया को कम प्रमोट करता है, वो तो अपने कोलेट्रल पहले रखता है। तो फिर मुझे तो इंटरनेशनल मार्केट में जाना ही पड़ेगा ना, या मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी? इंटरनेशनल मार्केट से पूरी होगी। तो ये प्रॉब्लम आई, मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आई। तो फिर हमें लगा, इंडिया को लगा, आईसीआई को लगा कि यार ये तो फिर एंटरप्रेन्योर बेचारा इंटरनेशनल मार्केट से फंड ही रेज नहीं कर पाएगा। तो हमें अपनी अकाउंटिंग के स्तर को भी ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि आप किसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को जब अपनी बैलेंस शीट दिखाओ तो वो समझ जाए एक ही बार में, आपका प्रॉफिट देखे एक ही बार में समझ जाए, अच्छा हाँ ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए देखो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज हुआ था, 10 साल पहले।
मतलब आपको तो नहीं पता होगा, 10 साल पहले तो आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन कंपनीज एक्ट पहले 1956 चलता था, है ना। 2013 में चेंज हुआ था, तो जब वो 2013 में चेंज हुआ था वो इन बिटवीन द सेशन हुआ था। अब उसमें देखो क्या चेंज हुआ था। पहले हम पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे बनाते थे, हॉरिजॉन्टल, ऐसा, ये पीएनएल बन गया, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस लिख लिया, राइट साइड में इनकम लिख ली। लेकिन फिर 2013 के बाद फॉर्मेट बदल दिए गए, क्योंकि दुनिया में ये नहीं कर रहे, वो हॉरिजॉन्टल नहीं देखते एक्सपेंस रेवेन्यू, वो वर्टिकल देखते हैं, पीएनएल भी। तो इसीलिए नाम पड़ा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को वर्टिकल बना दिया, जिसमें ऊपर रेवेन्यू लिखते हैं और नीचे एक्सपेंस को लिख के माइनस कर देते हैं, और फिर कहते हैं देखो प्रॉफिट आ गया। तो अगर आप याद करो अपना कंपनीज का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट, तो सबसे ऊपर आरएफओ लिखा होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे खर्चों की लिस्ट होती है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, ऐसे ही होता है ना। वहाँ पे तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता। तो दुनिया को ये आदत है देखने की, तो इसीलिए 2013 में फॉर्मेट्स बदले, ऐसी बैलेंस शीट का बदला। हम बैलेंस शीट कैसे बना रहे थे, ऐसे ही बनाते थे, हॉरिजॉन्टल, कि लेफ्ट में भैया लाइबिलिटी लिख ली और राइट में एसेट लिख लिया। दुनिया को ये नहीं थी आदत, तो फिर इसको भी वर्टिकल करा। दुनिया कैसे कर रही है, ऊपर लाइबिलिटी लिखती है कि भैया ऊपर लाइबिलिटियाँ लिखो, नीचे एसेट लिखो। दुनिया ऐसे कर रही है, टोटल आ गया। तो अगर आप अपनी कंपनियों की बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो तो ऐसी ही है, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, उसमें आप सारी लाइबिलिटियाँ चिपकाते हो, फिर एसेट्स आते हैं, है ना। तो 2013 में कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज हुआ, और ये फॉर्मेट्स इसीलिए बदले गए ताकि हम जब अपना ये पीएनएल बैलेंस शीट लेके इन्वेस्टर के पास पहुँचे तो इन्वेस्टर देख के तुरंत समझ जाए अच्छा भाई ये है। तो ये पहला आपका मेन रीज़न बन गया या नीड बन गई कि हमें कन्वर्ज क्यों करना पड़ा, फंड्स रेज करने के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। समझ गए पॉइंट, कहानी क्लियर हो गई। दूसरा ये सिंपल है, ये तो आपको मैंने अपनी प्रॉब्लम में ही बता दिया था, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो मैंने आपको उसी कहानी में सुना दिया था कि मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, यूएस वाला अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरेबिलिटी को रखने के लिए क्या ज़रूरी था कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे क्या करना पड़े, कन्वर्ज करना पड़े। कब सिखाया, अच्छा बचपन में ही क्यों ऐसा सिखा दिया। आपके साथ तो बहुत बड़े छलावे हुए हैं जो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। हालांकि वो इसलिए सिखाया क्योंकि 11th में आप सोल प्रोप्राइटर पढ़ते हो और 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, तो इन दोनों पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता ना, तो इसीलिए आपका जीवन इसी बैलेंस शीट पे निकल गया। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे तो वो कभी ऐसी नहीं बन रही होगी। 2013 के बाद ये चेंज हो गया था, तो वो तो अब आपका कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका पूरी 11th निकल जाती है सोल प्रोप्राइटर में, और 12th भी 80% निकल जाती है पार्टनरशिप करते करते। तो इसीलिए आपको वो बैलेंस शीट की आदत है जो वैसे बेकार है, जो अब आप कभी देखोगे नहीं अपने जीवन काल में। वो बैलेंस शीट अब आप अगले 20 साल बाद अपने बच्चों के रजिस्टरों में देखोगे जब वो कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अब आप कभी वो बैलेंस शीट नहीं देखोगे। तो जब भी आप कहीं पे भी काम करने जाओगे, ट्रेनिंग पर या आगे कहीं पर भी, वैसे भी किताब में भी, तो कंपनी की बैलेंस शीट आप वैसे ही देखोगे। तो खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। तो नीड फॉर कन्वर्जेंस में पहला रीज़न क्या है, एक बार बोलो, रेजिंग फंड। दूसरा हो गया कंपैरेबिलिटी करने के लिए। तीसरा सिंपल यूनिफॉर्मिटी, बाकी ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी से काम चल जाएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब भी समझते हो आप, वही जो वहाँ पर था स्टैंडर्डाइजेशन, वही क्या है यूनिफॉर्मिटी, कि अब क्या होगा कि हर मुंशी सेम तरह से काम करेगा। तो यूएस वाला भी, कनाडा वाला भी, इंडिया वाला भी, किसी और कंट्री वाला भी, तो हर मुंशी का क्या बना रहेगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। चौथा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हाँ, मैं यही रटने वाले बच्चों के लिए इजी करने के लिए बता रहा था, पहले वाले पॉइंट का उल्टा। अब आपको दुबई में इन्वेस्ट करना है, आप भी तो इन्वेस्टर बन सकते हो। आप छोटा क्यों सोचते हो कि मैं विदेश से पैसा लूँगा। आप बड़े बिजनेस टाइकून हो, क्या पता आपको यूएस में किसी में इन्वेस्ट करना हो,
आपको किसी दुबई के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, ऐसे भी तो सोचो। तो इस बार आप बैलेंस शीट मंगवा रहे हो दुबई वाले की कि ला अपनी बैलेंस शीट दिखा, आप यूएस वाले का पीएनएल मंगवा रहे हो कि ला अपना पीएनएल दे। तो अब वो जब अपनी बैलेंस शीट और वो जब अपना पीएनएल आपको देंगे तो आपने तो पढ़ रखा होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अब आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपको कोई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टास्क। एक तरह से समझ आ गया ना पॉइंट। तो पहला है कि अगर हमें विदेश से पैसा लेना है, और चौथा है एक तरह से कि आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, उसका उल्टा समझ सकते हो ऐसा। तो इन 4 रीजनों की वजह से हम कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ कन्वर्ज करने की, नहीं तो दिक्कतें आ रही थी। तो समझ गए वाला क्वेश्चन पहले, ये क्लियर हो गया। तो ये आपका मतलब मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप रजिस्टर में लिख लो। यहाँ तक लिख लिए थे ना कहानी, तो इसके नीचे लिखना है क्वेश्चन 1। मतलब वही है क्वेश्चन, तो वही है, लेकिन आंसर लिखकर घर से लाना है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर कन्वर्जेंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, 5 मार्क्स। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, वो आपको पूरे जर्नी में फॉलो करनी है कि कोई भी थ्योरेटिकल आंसर जब लिखना है तो कैसे लिखना है। मतलब मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, और अंग्रेजी तो आप ही लिखोगे चेप चूप के, चाहे आंसर कहीं से भी चेप सकते हो आप, गूगल से चेपो, किताब से चेपो, कहीं से भी, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेन चीज़ है आपको रजिस्टर में लिखना है। तो आंसर बताओ कैसे शुरू करोगे आप? पॉइंट, हाँ। तो मतलब ये है कि सीधा पॉइंट पे नहीं कूदना, आपको एक लाइन का इंट्रो ज़रूर लिखना है अपने आंसर के अंदर। ठीक है, कभी भी कोई भी आंसर जब आप स्टार्ट करो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो सीधा, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो कुछ बच्चे आंसर दे देंगे करण कपूर, लेकिन कुछ बच्चे आंसर देंगे माई नेम इज़ करण कपूर। तो थोड़ा सा डिसेंट कौन सा लगेगा? दूसरा वाला। तो जब सीधा कोई क्वेश्चन पूछे तो सीधा आंसर पटाक मुंह पे नहीं मारना कि भैया उसने पूछा वाई देयर इज़ नीड फॉर कन्वर्जेंस, ले पॉइंट 1 कि भैया कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करना है, वो नहीं। तो आपको एक लाइन इंट्रो देनी है, ये हैबिट डालनी है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली वो तो पॉइंट्स आ ही जाएंगे। तो जो मेन पॉइंट होगा उसको ब्लॉक बना देना, उसके आगे की जब अंग्रेजी लिखोगे तो ऐसे लिखना। ठीक है, मतलब हाँ, पेपर में ब्लॉक कर सकते हो आप। तो जो आपका पहला मेन पॉइंट है ना, रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, वो यहाँ आ गया, उसको ब्लॉक में कवर कर दिया, तो एग्जामिनर को दिख गया कि हाँ बच्चे ने रट रखा है मेन पॉइंट। अब अंदर की जो आप स्टोरी लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे जो अलग से नज़र आए, तो इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आएगा, मेन पॉइंट, उसके बारे में ऐसे लिखोगे। समझ गए कि आंसर कैसे फ्रेम करके लिखना है? लिखना आपको है, मैं तरीका सिर्फ फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, फिर चारों पॉइंट्स कवर हो गए, फिर उसके बाद बस खत्म? नहीं, खत्म नहीं, कॉन्क्लूजन। हाँ, तो जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी लैंग्वेज को घुमाकर कॉन्क्लूड जरूर करना है, लास्ट लाइन एक कॉन्क्लूजन की। ठीक है, तो ऐसा करना है आंसर का फ्रेमवर्क। तो समझ गए ना फ्रेमवर्क क्या रखना है? तो जब भी आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करो तो बस इस नियम को फॉलो करो, इंट्रो, पॉइंट्स, फिर कॉन्क्लूजन। और पॉइंट्स में मेन वर्ड्स को ब्लॉक कर लो, उसकी एक्सप्लेनेशन तो लिख लो, और बस फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन 2, 2 क्वेश्चन है बस आज होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर the benefits of convergence with IFRS? What are the benefits of convergence with IFRS? ऐसा बच्चा सोचता है, फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं।
हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है भाई, मेरा काम तो है क्वेश्चन देने का, अब बाकी तो अब आपको करना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसी पहले डिस्कशन कर लेते हैं, आंसर मत लिखना, आंसर तो आपको घर पे ही लिखना है। हाँ, बट वैसे सुना दो या वैसे सोच लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। कंपैरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। फिर समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये तो नीड वाले 4 पॉइंट रट के आया था और इसने वही चिपका दिए। चलो, तो मैं आपको ना कुछ कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ, फिर आप आंसर की फ्रेमिंग अपने आप घर में करना। तो मैं ऐसी बादल में बना के लिखवा देता हूँ, ये कीवर्ड्स हैं, ये लिख लो। क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी। आपको देखो शब्दों से खेलना है तो वही, यही मैं बोल रहा था। हाँ, एग्जामिनर को भी तो लगना चाहिए ना कि देखो बच्चा एफर्ट डाल रहा है, बच्चा ये 12th का बच्चा नहीं है। आपके आंसर को ऐसा झलकाना है आपको कि उसको लगे कि ये सीए है। आपके अपने आंसर को ऐसा नहीं दिखाना कि आपने वही बचपन की तरह 4 इंपॉर्टेंस रट के आए थे, वही एडवांटेज में चिपका दी, वही ऑब्जेक्टिव में, वही उसमें, मतलब वो नहीं लगना चाहिए ना। आंसर की क्वालिटी को बदलने के लिए आपको क्या करना है, पैकेजिंग बदलनी है। भाई यही तो बड़ी कंपनियां करती हैं। भाई मेरे को अपना प्रोडक्ट मुझे पता है अंदर से बेकार है, लेकिन मुझे दिखाना है कि ये बहुत अच्छा है और नया है, ताकि लोग बेवकूफ़ बने। तो मैं क्या करूँगा, पैकेजिंग बदल दूँगा। तो मैंने वही करा, देखो मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी। है तो वही, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है, तो ऐसा करना है। तो मैं आपको कीवर्ड्स इसीलिए दे रहा हूँ, तो आप इसमें इन कीवर्ड्स को यूज़ करके फिर अपने आंसर की फ्रेमिंग्स करना। तो दूसरा कीवर्ड लिख लो, हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। एक और बता देता हूँ बेनिफिट, ये बहुत अच्छा था, ये तो वाकई में रियल बेनिफिट है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं एग्जामिनर को। इसमें लिख लो आप, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो ये एक अच्छा लॉजिकल पॉइंट है कि वाकई में जो ये बेनिफिट हुआ, तो वो क्या है कि अब मान लो मेरी कंपनी है और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाए। तो वहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मेरे से मेरी बैलेंस शीट मांगेगा, मेरा पीएनएल मांगेगा, और मैं अपना वही बना के ले गया हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो तो फिर गए हम, नहीं होगा। तो इसीलिए मतलब ये प्रैक्टिकली बेनिफिट हुआ आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज करने में कि हमें ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने को ईजिली मिल गया। तो ये आप देखोगे जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे, तो आप बड़ी कंपनीज जो होती हैं कुछ उनको आप देखोगे कि वो अलग अलग ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, बहुत सारे अलग अलग देशों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज करने से ये भी एक बेनिफिट मिल गया। बाकी तो यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी वो तो आप चिपका ही लोगे, वो तो मैं लिख नहीं रहा, मैं तो कुछ अच्छे पॉइंट्स दे रहा था आपको कीवर्ड। बाकी एक और लिख लो, 4 दे देता हूँ आपको कीवर्ड। एक आप लिख लो, लो रिस्क ऑफ एरर। लो रिस्क ऑफ एरर। और एक और लिख लो, वो अच्छा पॉइंट है, वो भी अच्छा कीवर्ड है, फिर दोनों समझाता हूँ। इसमें आप लिख लो, ग्लोबल कंसोलिडेशन। ग्लोबल कंसोलिडेशन विल बी इजी। ग्लोबल कंसोलिडेशन विल बी इजी। तो 5 दे दिए। देखो कुछ आपको पता है तो कर कुरा के आप 5 नंबर का आंसर बना सकते हो। अब ग्लोबल कंसोलिडेशन क्या होता है,
अगर है किसी को पता तो प्लीज़ बताइए कि ग्लोबल कंसोलिडेशन विल बी इजी, तो इसका क्या मतलब? हाँ, थोड़ा सा बस उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, सोचा आपने सही। कंसोलिडेट वर्ड का क्या मतलब होता है वैसे? कंसोलिडेट इकट्ठा करना, मर्ज कर देना, है ना जो आपने बोला। तो आपको चैप्टर 10 हमारे कोर्स के अंदर भी है पढ़ाया जाएगा, उसका नाम ही है चैप्टर 10 का कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें होता क्या है कि मान लो मेरी एक कंपनी इंडिया में है और मेरी ही एक ब्रांच यूएस में है। अब वो भी अपनी बैलेंस शीटें बना रही है, मैं तो अपनी बना ही रहा हूँ, लेकिन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, 27, 21 में सिखाया जाता है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे इसके, कि फाइनली इन दोनों को जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे कैसे? अगर मान लो यूएस वाला तो वर्टिकल काम करता है और हम हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हैं, तो क्या हम इनको जोड़ पाएंगे? नहीं, बहुत दिक्कत आएगी। उसका क्रेडिटर, अब वो हॉरिजॉन्टल करेगा नहीं, तो हम वर्टिकल बना रहे हैं इनफैक्ट। तो अब तो हम किसी लिए 2013 के बाद से हम किस पर आ गए? हम भी वर्टिकल पर आ गए। तो वर्टिकल को वर्टिकल से जोड़ना तो ईजी हो जाएगा ना, सीधा उसके क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर जुड़ गए, उसके एसेट मेरे एसेट जुड़ गए, तो ईजी हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन ऑफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रुप या ग्लोबल कंसोलिडेशन विल बी ईजी। समझ गए क्या मतलब है इस एडवांटेज का? ग्लोबल कंसोलिडेशन विल बी ईजी। और इसी तरह एक पॉइंट और लिखवाया था आपको, लो रिस्क ऑफ एरर। ये सिंपल जेनरिक पॉइंट है। एरर मतलब गलतियां, और लो रिस्क का मतलब रिस्क कम हो जाएगा गलतियों का, क्योंकि अब हम भी वही काम करेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है। तो ऐसे में मेरा कुछ गलत करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही अपने फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। तो ऐसे में मेरा कुछ एरर करना क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये भी देखो बेनिफिट्स हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फ्रेमिंग आप वैसे ही करना जैसे मैंने आपको सिखाई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या तो नीड पूछता है फॉर कन्वर्जेंस, या वो बेनिफिट्स पूछ सकता है ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर हो गया बिल्कुल? यहाँ तक कोई भी डाउट दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, रिवाइज करवाता हूँ। तो एक टेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा बेइज्जती करने के लिए आपकी। तो वो 8 स्टेप सुनाना एएस के कीवर्ड्स। एरिया, ग्रुप, ड्राफ्ट, व्यूज, एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट्स, मॉडिफाई, इशू। वेरी गुड। देखा, तो इसका मतलब ये सबूत है आपकी आपको कितने अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखो तरीका होता है सीखने का। तो जब भी आप ऐसे करके सीखते हो ना तो चीज़ें याद रहती हैं। तो अभी क्या आपको कीवर्ड याद है? अब किसी भी कीवर्ड के बारे में सोचोगे तो अंदर की स्टोरी याद आ जाएगी, वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा होगा? ये वर्ड, कि आपने ड्राफ्ट वर्ड लिखा है कि नहीं, एक्सपोजर ड्राफ्ट वर्ड लिखा है कि नहीं, व्यूज़ वर्ड लिखा है कि नहीं, कमेंट्स लिखा है ना, स्टडी ग्रुप। तो आप इसी तरह से पढ़ सकते हो। चलो बाकी अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। यहाँ पर ये सब बातें दे रखी हैं जो मैंने आपको लिखवा दी थी, लेकिन दोबारा से चाहे आप देख लो कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या बना था? देखो, IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। वो लोग क्या इशू करते थे? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, 1970s की बात है। प्रेजेंटली अब हम उसको क्या बोलते हैं? IASB, बी मतलब बोर्ड, नाम चेंज हो गया। और IASB क्या इशू करता है? IFRS। बाकी इंडिया से पूछा गया कि क्या आप IFRS को अडॉप्ट करोगे, तो हमने क्या डिसीजन लिया? हाँ, तो यही मेन पॉइंट है। द डिसीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने फॉलो करा, रादर देन एडॉप्शन वॉज टेकन आफ्टर द डिटेल्ड एनालिसिस। और फिर जब हमने फाइनली कन्वर्ज करा, चोको वनीला आइसक्रीम बनाई, तो उस चोको वनीला आइसक्रीम का नाम क्या है? इंड AS, मतलब बोलते तो इंडियन AS है, लिखते कैसे हैं?
इंड एस। सर एग्जाम में IND हाँ हाँ हाँ, एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है, IND-AS, इसको बोलते हैं इंड एस, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये वो चोको वनीला आइसक्रीम है जो आप CA फाइनल में खाओगे। तो यहाँ तक कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब दो छोटे टर्म्स आपको सिखाने, फिर मतलब कार्य एक पोर्शन का समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है कार्व इन्स एंड कार्व आउट्स, कि ये क्या होता है ना। तो एक बार शब्द अपने मुंह से बोल दो, कार्व इन्स, कार्व आउट्स, कि ये क्या होता है। बहुत ही अच्छा ये भी एक टॉपिक है, कार्व इन्स और कार्व आउट्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको कार्व आउट्स सिखाऊंगा। कार्व आउट्स, कार्व आउट्स के लिए ये बक्से की इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड कंसीडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। उसके आगे लिखा है, दीज डिफरेंसेस which are in deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS are commonly known as carve outs। डिफरेंसेस को भी ब्लॉक कर रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाने के लिए डिफरेंसेस वर्ड को ओपन अप कर रहा हूँ। डिफरेंसेस वर्ड का वैसे क्या मतलब होता है? डिफरेंसेस डिस्टिंक्ट, अलग अलग, कुछ भी कह सकते हो, भेदभाव। आपके और मेरे व्यूज़ क्या हैं? डिफरेंट, तो इसका मतलब डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस की बात कर रहा है, तो पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस को लेकर कुछ बातें कर लेता हूँ। ऐसे ही लिख रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी, क्या जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इंडिया में वो US का भी मुंशी कर रहा है? सारी टर्म्स क्या सेम है हमारी? कुछ तो अलग हो ही सकती है ना, कुछ तो डिफरेंस हो ही सकता है टर्मिनोलॉजी को लेके। क्या जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम US का भी है? आर्थिक मतलब एनवायरनमेंट, वो हमसे थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड है, हम कम डेवलप्ड है कह सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो टेस्ट है लोगों का वो थोड़ा अलग होगा, उनका टेस्ट अलग होगा। हम कुछ अलग तरह की चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, वो शायद कुछ अलग चीज़ें कर रहे होंगे। तो डिफरेंसेस हैं, मतलब आप एग्री हो रहे हो। टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग हो सकते हैं। अच्छा, और क्या अलग हो सकता है? मान लो प्रैक्टिसेस लिख लेते हैं। जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो भी वही फॉलो कर रहे हैं? उनकी छुट्टियां होती हैं 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, मान लो हमारी छुट्टियां होती हैं अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे। तो अलग अलग हो सकती है ना चीज़ें। तो अब देखो कौन कंटेंट क्या है। अब IFRS के जो मान लो ऐसी रूल्स बने, लेट से IFRS ने 5 बातें कह रखी हैं, R1, R2, R3, R4, R5, लेट से ये 5 बातें किसने कह रखी हैं? IFRS ने, लेट से, ठीक है। अब US वाला आदमी तो बड़ा खुश है, कह रहा है मैं 5 बातें मानूंगा, वो तो मान रहे हैं। अब मुझे अपने इंडिया के हिसाब से, मुझे अपने इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से, मुझे अपने इंडिया की प्रैक्टिसेस के हिसाब से मान लो ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मुझे कुछ मतलब अलग करना पड़ेगा, मुझे एक रूल अलग और बनाना पड़ेगा। लेट से R6 नाम दे रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मुझे करना पड़ेगा। R1, R2, R3, R4 ठीक है, ओके है, चलो, लेकिन R6 मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ इसमें चेंज करना है, इसमें कुछ अलग करना है। तो अब आप इस डब्बे को पढ़ो दोबारा। कार्व आउट का क्या मतलब होता है? सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड कंसिडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, these differences which are in the deviation of the accounting principles and practices stated in IFRS are commonly known as carve out। यानी कि मान लो मुझे लग रहा है कि यार ये जो R5 रूल लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि भाई हमें तो ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ मनगढ़ंत, दिल पे मत लगाना बातों को, कि हमें तो अक्टूबर में अपने बैलेंस शीट को ख़त्म करना है, एंड करना है, मान लो इस रूल में ये लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे यहाँ की प्रैक्टिस, हमारे यहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए तो मार्च में एंड होना चाहिए, लेट से। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये रूल मैं नहीं फॉलो करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। तो इस रूल को मैंने क्या करा, बाहर फेंक दिया। इस रूल को मैंने एक तरह से क्या करा, बाहर फेंक दिया।
तो इस बाहर फेंकने को कह सकते हैं कार्व आउट। सॉरी, इन पे लगा दिया मैंने एरो। तो इस बाहर फेंकने को क्या बोल सकते हैं? कार्व आउट। तो कार्व आउट का मतलब समझे आप? आउट का मतलब होता है किसी को बाहर करना, किसी रूल को बाहर फेंक दिया। किसी रूल को मैंने क्यों बाहर फेंक दिया, या किसी रूल को मैंने क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि मेरे देश में टर्म्स अलग हैं, मेरे देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, मेरे देश की प्रैक्टिसेस अलग है जो मुझे ठीक नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने उस रूल को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। तो इस बाहर फेंकने को क्या बोलते हैं? कार्व आउट। पहले इतना ओके हो गया? और कार्व इन का क्या मतलब होगा? उसके कुछ रूल को अडॉप्ट कर लिया। नहीं, कार्व इन का मतलब है हमने अपना एक नया रूल उसमें ऐड कर दिया, कुछ मतलब एडिशनल। मैंने सोचा अब पढ़ो ये, एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। मतलब कि मैंने अपनी कुछ और गाइडेंस, कुछ और रूल मैंने उसके अंदर जोड़ दिए जो कि आईएफआरएस में भी नहीं लिखे हुए थे। तो जब मैं आईएफआरएस से भी ऊपर, ओवर एंड अबव अपना कुछ रूल और ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? एक नई चीज लेकर आ रहा हूं। तो इसको क्या बोल दिया? कार्व इन। ये समझ लो। तो मतलब ऐसा अगर इसको कोशिश करूं एक पिक्टोरियल डायग्रामेटिकली समझाने की, कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, या बिल्डिंग छोड़ो, ये मान लो ब्रिक्स रखी हुई हैं, और इस 5 नियम को मान लेते हैं आईएफआरएस है, इसमें से मैंने एक ब्रिक बाहर फेंक दी, ये वाली, तो इसको क्या बोल दोगे आप? कार्व आउट। लेकिन अगर मैंने कोई एक नई ब्रिक ऊपर रख दी कि ये मेरा नया रूल है, मैं खुद अपना फॉलो करना चाह रहा हूँ, तो इसको क्या बोल दूंगा? कार्व इन। तो ये मतलब है टेक्निकली। तो जब मेरे को आईएफआरएस की कोई चीज़ नहीं पसंद आई और उसको मैंने चेंज कर दिया या उसको मैंने बाहर कर दिया, तो उसको बोल दिया कार्व आउट। लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ मुझे अपना ऐड करना है, एक रूल अपना और बनाकर ऐड करना है, तो उसको क्या बोल दिया? कार्व इन। तो समझ आया? कार्व इन और कार्व आउट। तो ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 4 से 5 नंबर का थ्योरी में, लेकिन दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्व इन एंड कार्व आउट। तो इसमें जो टॉपिक है वो है कार्व इन एंड कार्व आउट, पर जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो पहले कार्व आउट की दे रखी है और फिर कार्व इन की दे रखी है। तो आप हेडिंग से मतलब कंफ्यूज मत होना। डायगनली क्यों हुआ? वो डायगनली इसलिए हुआ, मतलब कि ये जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रखी है वो बुक में के हिसाब से दे रखी है। तो बुक में आईसीआई ने कैसी हेडिंग दे रखी है? कार्व इन एंड कार्व आउट, ये हो गया टॉपिक का नाम, ठीक है। फिर इसके नीचे जब समझाया गया तो पहले कौन सी चीज़ समझाई गई? बाहर फेंकने वाली। और फिर कौन सी चीज़ समझाई गई? अंदर आने वाली। तो वो इसीलिए थोड़ा ऐसे प्रेजेंटेशन बन रही है, लेकिन आप मीनिंग को समझना, ठीक है। तो कार्व आउट का मतलब क्या है कि आईएफआरएस के किसी रूल को हम बाहर कर रहे हैं, और कार्व इन का मतलब क्या है कि हम अपना कोई रूल ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये मतलब है। तो चाहे हम दोबारा से एक बार पढ़ देते हैं इंग्लिश आपके लिए। तो पहले आप फर्स्ट बॉक्स पढ़ना, ये कार्व आउट का होगा कि सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड कंसिडरिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, दीज डिफरेंसेस विच आर इन डेविएशन, देखो विच आर इन डेविएशन मतलब जो अलग हैं, टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस स्टेटेड इन आईएफआरएस आर कॉमनली नोन एज कार्व आउट्स। तो यानी कि जो भी चीज़ें आप अलग कर देते हो उसको बोल दिया कार्व आउट। हम आईएफआरएस की नहीं मानते इन बातों को, तो वो हो गया कार्व आउट। और अब आप कार्व इन पढ़ना, एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस। तो एडिशनल का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल का कुछ और ऐड करना, मतलब आप कुछ जोड़ रहे हो, आप कुछ गाइडेंस और लगा रहे हो। तो एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस इज टर्म्ड एज कार्व इन। तो उसको नाम दे दिया कार्व इन। तो समझ आया? कार्व आउट, कार्व इन। कार्व आउट मतलब हम आईएफआरएस से कुछ हटके कर रहे हैं, आईएफआरएस की किसी बात को हम नहीं मान रहे हैं, तो कार्व आउट। और अगर हम कुछ एडिशनल गाइडेंस दे रहे हैं ओवर एंड अबव आईएफआरएस, तो उसको नाम दे दिया कार्व इन। तो यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है। बाकी इसके नीचे मैं दिखा देता हूँ, हालांकि ये डिटेल हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल मतलब वो भी ना के बराबर ही, लेकिन है क्या वो बता देता हूँ। एप्लीकेबिलिटीज़ को लेकर कि भाई अलग अलग एएस हैं,
अलग अलग इंड एएस हैं, अलग अलग आईएफआरएस तो खैर नहीं है, वो किस कंपनी के लिए कब एप्लीकेबल होंगे। तो आपके लिए मज़ेदार बात यह है कि आप सही समय पे सीए कोर्स कर रहे हो। जो बच्चे 2014 के बाद से और 2020 तक कोर्स कर रहे थे उनको बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि ये जो इंड एएस हैं या जो एएस हैं इनकी एप्लीकेबिलिटी के लेवल्स मतलब अलग अलग बनाए गए थे। कुछ कंपनियों को 2016 से अप्लाई हो रहा था, कुछ कंपनियों के लिए 2017 से अप्लाई हो रहा था, कुछ कंपनियों के लिए 2019 से अप्लाई हो रहा था। लेकिन आप क्योंकि अभी थोड़ा आगे निकल चुके तो आपके लिए चीज़ें कम रेलिवेंट है। मैं दिखा देता हूँ कि इंड एएस की देखो एप्लीकेबिलिटी कुछ कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2016 से थी, कुछ कैटेगरी के लिए 2017 से थी, कुछ कैटेगरी के लिए 2018 से थी, कुछ के लिए 2019 से थी। तो अब ये बातें खैर आपके लिए कम रेलिवेंट है क्योंकि अब तो ऑब्वियसली सभी के लिए एप्लीकेबल है ना, अब तो ये सब टाइमलाइंस पार हो चुकी। लेकिन ये पहले पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछा जाता था, जब मान लो कोई बच्चा 2014 की प्रिपरेशन कर रहा था, आज से 10 साल पहले, तब उससे पूछता था बताओ कौन सी कंपनी के लिए 2016 में लगेगा और किसके लिए 2017 में। तो उसके लिए क्वेश्चन रेलिवेंट था। अब आपसे तो आज नहीं पूछेंगे ना कि पास्ट में भूतकाल में किन के लिए क्या लगा, क्योंकि अब तो आज तो सभी पे एप्लीकेबल हो गया। तो ये टाइमलाइंस जो है आपके लिए मतलब ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको हम डिस्कशन में अभी नहीं कवर कर रहे, हालांकि आगे भी आती हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए तो सिंपल सी बात है कि आप सबको तो कौन सी आइसक्रीम खानी है, चोको वनीला आइसक्रीम, लेकिन कब खानी है, फाइनल में। अभी कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो आप, बस अभी तो आप सिंपल एएस वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा रहे हो। चलो तो समझ आई लेकिन आज की कहानी। तो एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ जस्ट ब्रीफ। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा चैप्टर 1 के अंदर, मेनली तो एएस क्या है ये आपको अच्छे से समझ आ गया, रूल्स होते हैं। इसके 4 कीवर्ड्स बता दो जाने से पहले कि भाई हम एएस में 4 मेन काम करते क्या हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ठीक है, 4 कीवर्ड्स याद रखने। बाकी इसके 3 मेन फायदे क्या हुए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीवर्ड, कंपैरेबिलिटी, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडिशनल डिस्क्लोजर। बाकी एक बेनिफिट और था कि इट रिड्यूसेस स्कोप ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। बाकी प्रोसेस तो अब याद ही हो गया, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा, वो तो आप घर जाते जाते भी आपस में मतलब पूछ लेना एक दूसरे से। तो 8 स्टेप हैं कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। पहला वही एरिया, बस कीवर्ड याद रख लो, फिर ग्रुप, फिर ड्राफ्ट, फिर व्यूज़ ले लिया लोगों से, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर उसको पे कमेंट्स ले लिया, फिर मॉडिफाई कर दिया और फिर इशू हो गया। उसके बाद की स्टोरी थोड़ा आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में जब ग्लोबलाइजेशन की दिक्कतें शुरू हुई, मेरी मुंशीगिरी अलग उनकी अलग, तो IASC ने क्या इशू करे, IAS, जिनका आज नाम चेंज होके क्या हो गया IASB, और जो मतलब क्या इशू करते हैं IFRS। बाकी फिर हमने क्या IFRS एडॉप्ट करा, कन्वर्ज करा, राइट। तो ये वर्ड याद रखना है। और कन्वर्ज करने पर हमारे वो क्या बन गए, इंड एएस, उनको मतलब हम क्या बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस बन गए। बाकी इसकी नीड क्या है कन्वर्जेंस की और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो आप नोट करोगे तरीके से जो सिखाया। नीड आपको बताई दी ये 4 पॉइंट्स कि हमें फंड रेज करना है, कंपैरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करना है। और बेनिफिट में भी आप इन्हीं पॉइंट्स को या जो मैंने लिखवाया उनको यूज़ करके लिख सकते हो। और लास्ट में आपको बस कार्व इन और कार्व आउट क्या होते हैं वो बता दिया। तो कार्व इन कार्व आउट भी क्लियर हो गया, तो समझ आया सबको अच्छे से। चलो ठीक है, तो डन फॉर द डे, मतलब आज हमको बस इतना ही करना।